पहले तो दोस्तों जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे और लेट वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इन दिनों बहुत सारी फिल्में आई जिसका मैं रिव्यू नहीं कर पाया, बहुत सारे मुद्दे आए जिस मुद्दे पे मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन लास्ट मुद्दा जो अभी रिसेंट में था वो था आर्टिकल 370 फिल्म का। बेशक मैं रिव्यू ना कर पाया हूँ, लेकिन आज आपको बताऊंगा ये फिल्म क्यों जरूरी है और क्यों देखनी चाहिए। और इस फिल्म से जो एलीट क्रिटिक है उनकी तो जली भुनी पड़ी है। एक तो इस मुद्दे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे जिसने फिल्म बनाई, अगर वो फिल्म मेकर ने बनाई फिर तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हैदर बनी थी, विशाल भारद्वाज ने बनाई थी, लोगों ने बहुत वाही मतलब इतनी की थी कि मतलब इस धरती पे, इस पूरे ग्रह पे एकमात्र मूवी हैदर है जो कश्मीर पे बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्माई गई है। और जबकि उस फिल्म में जो कोर मुद्दा था वो बिल्कुल छुआ भी नहीं था, वो था आर्टिकल 370 का और जेनोसाइड का, जो 1990 में हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का। क्योंकि उस फिल्म ने वो मुद्दा टच नहीं किया, इसलिए वो फिल्म मास्टरपीस हो जाती है। और जो फिल्म उस मुद्दे को टच करती है वो फिल्म बहुत ही इनके लिए वाहियात हो जाती है। उस फिल्म पे ये बोलना पसंद नहीं करते, क्रिटिसाइज करें वो अलग, क्विंटल के भाव से क्रिटिसाइज करते हैं, आपको पता है। जो सबसे पहला नाम आता है इस फिल्म के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कोई बोलने वाला था तो वो था अनुपमा चोपड़ा फिल्मी कंपेनियन से। इसके चैनल ने इस फिल्म पे रिव्यू दिया, बहुत ही घटिया रिव्यू दिया। जैसी उनकी समझ कश्मीर के मुद्दे पे वैसा उन्होंने रिव्यू किया। और इसके जैसे जितने भी रिव्यूअर हैं उन सब ने इस फिल्म का या तो बात नहीं की या तो इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया, और रिव्यू किया भी तो अनाप शनाप। इस फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो गए और इस फिल्म ने अब तक कमाया है 32 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने अपनी लागत निकाल ली है। अब ये फिल्म हिट होने की तरफ ही निकल पड़ी है। ये जो हफ्ता है इतना ही पैसा कमा के दोबारा दे देगी। मतलब ये फिल्म जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे बनी आर्टिकल 370 एक ब्लॉकबस्टर मूवी कहलाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसमें स्टार है यामी गौतम। एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी है। आप ये कह लो कि फेमिनिज्म का ये एक बढ़िया, एक जीता जागता सबूत माना जाएगा। देखो, उम्मीद करता हूँ सबने फिल्म देख ली होगी। ये फिल्म बढ़िया कमा रही है, इसका मतलब सब लोग इसको पसंद कर रहे, देख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी, आपको बता दो ये फिल्म क्यों देखनी जरूरी है और क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसपे जो दिमाग में रख के ये फिल्म देखी जा सकती है। मेरे लिए जो पॉइंट है वो आपको बताने के लिए आया हूँ। देखो, हर साल 100-150 फिल्में आती हैं। कोई राष्ट्र के विरोध में अपना ज्ञान पेल के जाती है तो कोई राष्ट्र हित में। बहुत कम फिल्में होती हैं जो प्रोपेगेंडा को, जब अब तक 70 साल से प्रोपेगेंडा उस मुद्दों पे फिल्म बनी है उसको शटर्ड करने के लिए इस जैसी फिल्में बनती हैं। और उससे पहले तो बोलूँ, विवेकानंद अग्निहोत्री की फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल। इस जैसी बहुत कम फिल्में आती हैं जो बॉक्स ऑफिस पे इकलौती चलती हैं और ऑडियंस पसंद भी करती हैं। कुल मिला के बात वही होती है ना कि प्रोपेगेंडा बनाओगे कुछ लोग देखेंगे, असल मुद्दे की फिल्म बनाओगे बहुत सारे लोग देखेंगे, क्योंकि वो सारे कहीं न कहीं कभी न कभी वो न्यूज़ सुनी होती है। और जिस मुद्दे पे फिल्म बनी है ये तो अभी हाल ही का मुद्दा है, 370 जब अब्रोगेट हुआ था संसद में, ये सबको पता है और इसी रिलेटेड ये फिल्म है। और फिल्म देख के जो सबसे बड़ी बात उभर के आई है वो ये कि हमने बॉलीवुड में बहुत सारी हीरोइन, टॉप एक्ट्रेस देखी है जो अपने पीक पे जब होती है तब तक वो ब्याह नहीं रचाती, ब्याह नहीं करती। जैसे उनका कैरियर डाउनफॉल पे जाता है वैसे ही किसी बड़े नामी ग्रामी प्रोड्यूसर के साथ वो शादी करके सेटल हो जाती हैं। क्योंकि बॉलीवुड में बेसिकली एक उम्र के बाद फिल्में मिलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस मिथ को तोड़ा है फेयर लवली वाली लड़की यामी गौतम ने। एक तो ये जो लड़की है बेसिकली हिमाचल से, आई थिंक हिमाचल से है। इसकी जो पूजा पद्धति है उसको देखते हुए क्या होता है ना कि बॉलीवुड जो एलीट क्रिटिक हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई फिल्म रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं जो उसमें प्रोटैगनिस्ट है वो किस आइडियोलॉजी का है, उसके हिसाब से उनके स्टार तय होते हैं। तो इनका जो एक आइडियोलॉजी है बेसिकली अपने धर्म को, अपने सनातन को लेके एक क्लियर स्टैंड है कि मैं हिंदू हूँ और मेरी पूजा पद्धति सनातन धर्म के अकॉर्डिंग है। उन्होंने दिखाया अपने रियल लाइफ में, तो उसको देखते हुए एलीट क्रिटिक ने उनसे दूरी बनाई, दूरी ही नहीं बनाई बल्कि उनके बारे में छीटा कसी भी की, उनकी फिल्म को लेके
बुरा भला कहा। तो एक वक्त ऐसा आया जहाँ यामी गौतम ने साफ बोल दिया इस अनुपमा चोपड़ा को कि भाई ऐसा है, मेरी फिल्म का रिव्यू तुम मत किया करो, जो मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली या ना चली वो अलग बात है, मेरी किस्मत की बात है, लेकिन तुम मेरी फिल्म का रिव्यू मत करना। वो घटना मुझे याद है। अब उसके बाद जब मैं रिव्यू देखता हूँ इन सबके, तो ये जले बुने पड़े हैं। एक तो यामी गौतम की इस मुद्दे पे फिल्म, ऊपर से ये फिल्म हिट हो गई है। अब सोचो एलीट क्रिटिक के छाते पे कितना बड़ा सांप नहीं, कितना बड़ा अजगर लौट रहा होगा। अच्छा, बात कर रहा था कि जो टॉप एक्टर्स की हीरोइनें हैं एक वक्त पे शादी करके सेटल हो जाती हैं। अगर बड़े प्रोड्यूसर नहीं मिलते हैं तो बड़े स्टार के साथ शादी करके सेटल हो जाती हैं। रिसेंट की बात करूं, कैटरीना कैफ, जब तक इनका करियर पीक पे था तब तक इसके आगे पीछे बहुत बड़े बड़े नामी गिरामे बंदर गुलाटियां मार रहे थे। कैरियर पीक से हटा, डाउनफॉल की तरफ गया। अब देखो किसे शादी की जिसकी उम्मीद ही किसी ने नहीं की थी। एक वाइल्ड कार्ड पति एंट्री मारी और शादी कर ली। अगर बदलते हालात के हिसाब से अगर मैं चलूं तो सबसे पहला नाम आता है रानी मुखर्जी का, फिर विद्या बालन और इसके बाद यामी गौतम। और इस फिल्म में यामी गौतम काम देख के एक बात तो हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जो कैरेक्टर चॉइस है बहुत ही गजब का है। हमारे अगर याद करो बचपन के, तो हमारे बचपन में जो भी हीरोइनें आती थी उनका सारा ध्यान क्या होता, कमर तोड़ डांस में। लेकिन फिर लवली वाली लड़की यामी गौतम ने ये मिथ भी तोड़ दिया है। एक के बाद इनके फिल्मों का जो चूजिंग है ना, आप देखो कैसी फिल्में चूज कर रही है। उसमें ना लव एंगल है, ना ही उसमें कमर तो डांस करते हुए नजर आ रही हैं, और ना ही वो प्यारी सी गुड़िया लग रही हैं, और ना ही वो पेड़ के इर्द गिर्द नाचते हुए नजर आ रही हैं। अगर बात आर्टिकल 370 की करूं तो इसमें वो NIA की ऑफिसर बनी है, जो कश्मीर में घट रही अराजकता, आतंकवाद और इन सब मुद्दों पे वो टैकल कर रही होती। इकलौती NIA ऑफिसर जो लीड कर रही होती वहां से, जो एक के बाद एक चैलेंज आते हैं और उनको 1 बाय 1 करके टैकल कर रही होती है। जहां एक वक्त ऐसा आता है कि भाई 370 ये एक ऐसा आर्टिकल जिसके थ्रू हम इसको बाईपास नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर करके वहां पे लोगों को हाथ नहीं लगा सकते, चाहे वो बेशक से आतंकवादी क्यों ना हो। आतंकवादी मतलब एक मास्टर का बेटा। जब तक आर्टिकल 370 था तब तक वो मास्टर का बेटा होता। जैसे आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ उसके बाद आतंक का चेहरा बिल्कुल क्लियर हो गया। और यामी गौतम ने यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि ऐसे कैरेक्टर चॉइस के लिए अक्षय कुमार या फिर विक्की कौशल को होना चाहिए था। जहां जहां इनकी प्रेजेंस है जबरदस्त है। इन्होंने जब इन पे आप देखोगे इनकी एक्टिंग करती हुई, इनका फेस एक्सप्रेशन, इनके एक्शंस, आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि मैं किसी हीरो को या फिर हीरोइन को देख रहा हूँ। ऐसा लगेगा कि जो भी है बहुत ही जबरदस्त है, बढ़िया है और सूटेबल कैरेक्टर है। इस फिल्म में एक सीन है जहां पर उनको पता चलता है कि उनके सीनियर की वजह से उनका जो एक ऑपरेशन है वो फेल हो गया। उसके बाद वो झुंझुलाहट है, एक वॉक है, वॉक में झुंझुलाहट आपको साफ दिखेगी। और उसके बाद बोले गए सवाल डायलॉग के बाद दोबारा से वही वॉक, उसमें एक अकड़, उसमें एक कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है। और यकीन मानो वो सीन अगर मोबाइल पे देख रहा होता तो उसको रिवाइंड करके देखता। वो सीन मतलब कि इनके कैरियर का अब तक का सबसे बेस्ट बॉडी लैंग्वेज से फिल्माया गया वो सीन है। और इनके वहां पर डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन तो गजब के ही है। पूरी फिल्म, पूरी 80% फिल्म में इनके बाल बधे हुए हैं, इस चेहरे पे स्माइल नहीं, एक गंभीर चेहरा बनाए हुए, चेहरे से मुस्कान बिल्कुल ही गायब। इतना सीरियसनेस के साथ वो कैरेक्टर इन्होंने निभाया है। और यकीन मानो इस तरह का कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि यामी गौतम के अलावा कोई और निभा सकता है। और इसके बाद सफर शुरू होता है थ्रिल का। वो थ्रिल 370 आर्टिकल, आपको इतना मालूम है कि 370 आर्टिकल हटाया गया, लेकिन उसकी जो बैकएंड की स्टोरी है वो देखने में आपको जो मजा मिलेगा ना वो लाजवाब। हालांकि मुझे मालूम है कि एक्चुअल ये दिखाने में नाकाम रहे हैं, एक्चुअल ऐसा नहीं रहा होगा, और भी बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता था, जहां पर इंटेंस और टेंस वाला माहौल बिल्कुल और क्रिएट कर सकते थे। लेकिन जहां तक इन्होंने क्रिएट किया है वो काफी काबिल तारीफ है। वो एक बात आपको लगेगा आप बिल्कुल आप संसद में बैठे हो जहां कानून बन रहा है, आप अपनी सहमति से वोट भी कर रहे हो। वो जो 20 मिनट का वो ब्लॉग है ना, वो 20 मिनट का ब्लॉग बिल्कुल टेंस वाला है। ऐसा आप घुसोगे आप निकल नहीं पाओगे। खासतौर से वहां जहां पर एंट्री होती अमित शाह और मोदी की, ये दो ऐसे प्लेयर हैं भाई साहब रियल लाइफ में जो इनको पर्दे पे देखना भी इतना एंटरटेनिंग होता है। इन दोनों की स्ट्रेटजी रियल लाइफ में
तो कितनी ज़बरदस्त है पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन फिल्म में कितनी ज़बरदस्त दिखाई गई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही थ्रिलिंग है। और एक के बाद एक रियल नेताओं से बोला गया वो बोल जो मोदी के लिए आर्टिकल 370 के लिए वो एक ही करके चुन चुन के वो सारे पर्दे पे दिखाए गए हैं। जहाँ कश्मीर का पूर्व सीएम जहाँ पर बोलता है, अब्दुल्ला शायद नाम है, मोदी के लिए बोलता है कि भाई चाहे वो 10 बार सीएम बन जाए आर्टिकल 370 अब्रोगेट नहीं कर पाएगा। वो चैलेंज उसके बाद जो दिखाया है ना कि भाई मैं 10 बार की छोड़ में इसी बार में अब्रोगेट करूंगा, वो जो डेडिकेशन दिखाया, वो जो विल पावर दिखाया वो बहुत जबरदस्त था। और इसके बाद जो वो सीन था ना मीडिया का कि मतलब जब आपको याद है जब 370 5 अगस्त को हटा, उससे पहले 3-4 दिन तक लगातार पूरी एक टुकड़ियां जा रही थी सेनाओं की बॉर्डर पे कश्मीर में, तो लोग आकलन कर रहे थे कि भाई क्या होने वाला है। मतलब 370 को छोड़ के बाकी सब आकलन कर रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है मीडिया का। मीडिया में एनडीटीवी एक तरह से बरखा दत्त को उसका मेटाफर यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे वो आकलन कर रही है कि क्या होने वाला है, पीओ में क्या चल रहा है। अगर आप कांग्रेस सरकार में जाओ तो वहाँ पर सबको मतलब सरकार को बाद में पता लगा, सबसे पहले उसको मीडिया हाउस को पता लग जाता था कि सरकार क्या डिसीजन लेने वाली है। लेकिन ये सरकार, ये मोदी सरकार डिसीजन जो भी ले रही है मीडिया को कानो कान खबर नहीं, यहाँ तक इनको सूत्र भी फेल हो जा रहे हैं कि क्या डिसीजन पीएमओ लेने वाला है। मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिक्स के अंदर चल रही उथल पुथल थोड़ा दिखाया लेकिन मजेदार दिखाया, एक्चुअल दिखाया। आपको यकीन होगा, आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ भाई 370 अब्रोगेट करने से पहले इस तरह के डिसीजन मेकिंग, इस तरह के विल पावर रहे होंगे। और इसके बाद जो मीडिया का एब्सोल्यूट ये गेस करने में फेल होना कि पीएमओ क्या डिसीजन लेने वाला है, वो सीन मजेदार, जबरदस्त। और बात करूँ रिसर्च की, जो भी इनके रिसर्च टीम है बहुत ही बारीकियों से हर एक मुद्दे को, हर एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ही बढ़िया ही रिसर्च किया है। किसने कब कहाँ क्या बोला था, कैसे क्या हुआ था, मतलब हर एक चीज रिसर्च बहुत ही जबरदस्त हुई है। और B62 प्रोडक्शन और जियो प्रोडक्शन टीम पैसा खर्चने से पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो जहाँ पे भी हो, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस पे हो, चाहे वो लोकेशंस पे हो, हर एक चीज पे पैसा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100-200 करोड़ लगे हैं, 20-25 ही करोड़ लगे हैं, लेकिन उन्होंने कंजूसी नहीं बरती। जहां तक डिमांड थी वहां तक इन्होंने पैसा भरपूर दिया है। और इसी के साथ शानदार बीजेपी के साथ फिल्म को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आर्टिकल 370 महज इसलिए नहीं देखी जानी चाहिए कि एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे फिल्म बनी है, बल्कि इसलिए देखी जानी चाहिए कि महिला किरदार पे आपने अक्सर सीटियां या फब्दियां सिनेमा हॉल में बैठ के सुनी होगी। उनकी दिखाई जाने वाली क्लीवेज, बैक, फ्रंट पे, मतलब कि कैमरा जहां नहीं दिखाना चाहिए कैमरा वहां फोकस मार मार के आपको दिखाया जाता था कि भाई ये फीमेल है तो इसका ये देख लो, इसका ये देख लो। रिसेंट का एग्जाम्पल तो दीपिका पादुकोण, कितनी बड़ी एक्ट्रेस क्यों ना हो, लेकिन आज भी कैमरा उसके क्लीवेज, उसके पैंटी ब्रा पे जाता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए ये फिल्म देखी जानी चाहिए कि जो लीड एक्ट्रेस है, पहली बार सिनेमाघरों में बैठ के लोगों ने उन कैरेक्टर के लिए तालियां बजाई है, ये चीज देखने लायक थी। इवन मैं भी एक बार तो भूल गया कि मुझे फिल्म रिव्यू करना है, मैं भी एक बार तो तालियां बजा उठा था जब यामी गौतम थक हार के जब एक बहुत ही बढ़िया स्पीच देती है, एक मोटिवेट कर देती है, मैं भी ताली बजा पड़ता हूँ। दो कैरेक्टर ने लगभग 80% फिल्म को थामा है, प्रिया मड़िया और यामी गौतम ने। इसके बाद जो अरुण गोविल एज ए पीएम और इसके बाद जो अमित शाह का वहाँ कैरेक्टर है, उसके बाद रही सही 20%, पूरी फिल्म इन दोनों ने टेक ओवर कर लिया। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये फिल्म अब अक्सर आपने देखा होगा अमित शाह हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे बेशक कितने ही गहरे दोस्त हों, जब भी मिलते हैं एक शिष्टाचार दिखता है, और ये शिष्टाचार सिर्फ बीजेपी में पाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएम मोदी जब सामने आते हैं तो अमित शाह बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। उसका वो मेटाफर यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है जैसे राम और लक्ष्मण की। ये जो पीएम मोदी के लिए अरुण गोविल को कास्ट किया है ना, ये ऐसे ही कास्ट नहीं है, उस मेटाफर में बिल्कुल सटीक बैठ जाए, फिट हो जाए, इसलिए कास्ट किया है। क्योंकि इनको पीएम मोदी को एज ए राम और अमित शाह को एज ए लक्ष्मण दिखाना था, क्योंकि लक्ष्मण हर हाल में किसी भी स्थिति में हो वो आज्ञा पालन करते हैं राम का, ठीक उसी प्रकार अमित शाह भी चाहे कैसे आदेश हो पीएम मोदी के वो हर हाल में मानते ही हैं।
यहाँ पर बोलते भी हैं कि अब आर्टिकल 370 अब्रोगेट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तो वहाँ पर अमित शाह नतमस्तक होके वो आदेश को स्वीकार करते हैं। यकीन मानो यार, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। ये महज सीन नहीं था, इसमें आपको चलो ठीक है मैंने बता दिया, मुझे लगता है किसी ने बताया भी नहीं होगा, आपको अपने आप खुद ही महसूस हो जाएगा यार ये राम और लक्ष्मण का जैसे वही मेटाफोर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये फिल्म बेसिकली फीमेल ओरिएंटेड है, लेकिन उन फिल्मों जैसा नहीं जहाँ पर पीरियड, सेक्स, वोक, फेमिनिज्म पे फालतू का ज्ञान पेला गया हो। उन जैसी फिल्मों में पूरी फिल्म तो एक स्लॉट बुक होता ही है पीरियड, फीमेल, समाज, माँ बाप, जहरीला पुरुषत्व, इन सब पे ज्ञान पेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल होते हुए भी एक सशक्तिकरण का एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिखेगा। तो मेरे समझ से ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए, और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है देख के आओ, और फिर मुझे बताओ आके इस कमेंट में फिल्म कैसी लगी। फिर मिलते हैं, अब जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।